हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने छोटे से चैनल के अंदर माइंड मार्वल्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड क्लास, जो कि सेल यूनिट ऑफ का क्लास है। तो हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे, तो बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग सेल का जान चुके हैं। आज हम लोग कुछ चीजों को और थोड़ा सा बेसिक देखते हैं जो नीट में आई थी अभी इस बार चीजें। तो हम लोग सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आपके इंट्रोडक्शन के अंदर ये पॉइंट लिखा क्या लिखा हुआ है, द फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म्स कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं जहां पे हम लोग फिजियोकेमिकल अप्रोच या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, उसको हम लोग रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी भी बोलते हैं, जो कि नीट 2025 का क्वेश्चन भी था। ठीक है, आगे चलते हैं और हम लोग इनको कैसे बोल सकते हैं, दैट इज जीएन रामाचंद्रन। ठीक है, तो फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स। ठीक है, तो इन्होंने अपना स्टडी किया था किसके ऊपर, प्रोटीन के ऊपर। तो डिस्कवर डॉक्टर हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, तो इन्होंने किससे अपना डिस्कवरी किया, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। और कोलेजन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेजन को हम लोग बोलते हैं मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। और पूरे बायोस्फीयर में कौन सा होता है, इसको जो हम आगे जाके भी पढ़ेंगे, पब्लिश्ड इन नेचर। ठीक है, इन्होंने इसको भी पब्लिश किया था 1954 के अंदर। इन्होंने अपना एनालिसिस किया था कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन थ्रू यूज ऑफ रामाचंद्रन लॉ। इन्होंने क्या किया, एक प्लॉट बनाया था और उसी के हेल्प से इन्होंने डिस्कवरी की अपनी लीनियर पॉली मॉडल्स ऑफ अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट स्ट्रक्चर that influence जीएन रामाचंद्रन। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि जो लीनियस पॉली थे, जिन्होंने क्या किया, रामाचंद्रन जी ने जो प्लॉट बनाया था उसी की हेल्प लेके इन्होंने मॉडल्स दे दिए अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट, जिनको आपको बायोमॉलिक्यूल्स में डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये किससे इन्फ्लुएंस से पूछा जा सकता है, रामाचंद्रन जी से। ठीक, व्हाट इज सेल, ये सब चीजों को हम लोग जान चुके हैं। तो हमने देखो बात की थी कि बेसिक यूनिट होता है। ठीक है, सेल और लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबके अंदर सेल होता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूनिसेलुलर बोल देते हैं। कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल, यदि एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हैं तो उनको मल्टीसेलुलर बोल देते हैं। ठीक, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो हमने बताया था कि यदि जो भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं, यदि कोई एक सेल से मिलके भी बना है तो भी उसके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो सभी रिएक्शन को भी परफॉर्म कर सकता है और उसका खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी होता है। परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, वो अपने लाइफ के सभी फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने ये भी बता दिया है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन लेवल से ऑर्गन सिस्टम और देन ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग कहां जा रहे हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। ठीक है, एम्प्लीफाइंग लेस डायनामिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि यदि कोई भी सेल से छोटा है तो वो क्या नहीं कर सकता है, कोई भी रिएक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता है, या हम लोग उसको कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे सेल का, मतलब एटलीस्ट एक सेल तो उसके अंदर होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और हम लोग कुछ थोड़ा सा साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक, जो कि हम आपको बता चुके हैं 1665 के अंदर इन्होंने डिस्कवर किया था किसको, डेड सेल को, जो कि एक कॉर्पस था। दूसरा एंटोन फॉन लीवेनहॉफ 1674 फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब लिविंग सेल, तो लिविंग सेल का डिस्कवरी किया था। ये भी बताया था हमने, इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। रॉबर्ट ब्राउन 1831 इन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को, कहां से, ऑर्किड रूट सेल से। कहां से किया था, ऑर्किड रूट सेल से।
अर्नेस्ट रुस्का एंड मैक्स नॉल एंड रुस्का, जिन्होंने डिस्कवरी किया किसका, कोवेंटेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कब किया था 1930 के अंदर, कब किया था 1930 के अंदर, ठीक है। देन हम लोग आगे चलते हैं, तो ये हमारा एनसीईआरटी है, एक बार रीडिंग करना तो बनता है। Unicellular organisms are capable of independent existence and performing the essential function of life. वो कह रहे हैं यदि कोई यूनिसेलुलर है तो वो क्या करता है, सेल के जितने भी फंक्शन है वो सभी परफॉर्म कर सकता है, जितने भी रिएक्शन है उनको परफॉर्म कर सकता है और इंडिपेंडेंटली रह सकता है। Anything less than a complete structure of cell does not ensure independent living. वो कह रहे हैं यदि कोई एक सेल से छोटा है, यदि सेल से छोटा है तो वो इंडिपेंडेंटली, उनको हम लोग क्या नहीं बोलेंगे, दैट इज नॉट कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। Hence, cell is the fundamental structure and functional unit of the living organism. तो बता चुके हैं कि सेल सबसे छोटा यूनिट है, सबसे बेसिक यूनिट है, सेल से ही चीजें मिलकर बनी होती हैं, स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और फंक्शनल यूनिट होते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। एंटोन लिवेनहॉफ फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब ए लिविंग सेल, तो इन्होंने लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया था। रॉबर्ट ब्राउन इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल या फिर हार्ट ऑफ द सेल। The invention of microscope and improved leading to the electron microscope revealed all the structural details of the cell, ठीक है। तो जब इसका डिस्कवरी हुआ तो सेल के बारे में और नई नई चीजें पता चली, और नई नई चीजें हमें पता चली इसके बाद। अब आते हैं हम लोग सेल थ्योरी पे, अब आते हैं हम लोग सेल थ्योरी पे, ठीक है। तो आइए सेल थ्योरी को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक। सेल थ्योरी को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं और देखते हैं कि जो स्लाइडिन और स्वान थे, इन्होंने ही क्या किया था, इन्होंने ही सेल थ्योरी को दिया हुआ है, इन्होंने सेल थ्योरी को दिया हुआ है। तो क्या बताया इन्होंने बोला जो जर्मन बॉटनिस्ट हैं examined a large number of plants and observed that all plants are composed of cells. तो इन्होंने बताया कि जो भी प्लांट्स होते हैं वो सभी किससे मिलके बने होते हैं, मेड अप ऑफ सेल्स composed of different kinds of cells, ठीक है, which form the tissue of the plant। और क्या बनाते हैं टिश्यू, हमने बताया था that is group of the cell that is called tissue, ठीक है। उसी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, उसी को ही हम लोग टिश्यू बोल देते हैं, ठीक है। न्यू एनसीईआरटी के अंदर अब देखो करेक्शन हुआ है, और जो स्वान थे पहले इनको क्या बोला जाता है, यहाँ पे इनका ये चेंज था, ठीक है। जर्मन बॉटनिस्ट कर दिया दोनों को, क्या कर दिया, जर्मन बॉटनिस्ट, क्योंकि ये ब्रिटिश थे तो ब्रिटिश नहीं को जर्मन जूलॉजिस्ट कर दिया, ठीक है, जर्मन। सिर्फ ये वाला पॉइंट चेंज हुआ है। और इन्होंने क्या बताया, एनिमल सेल्स एंड रिपोर्टेड दैट द थिन आउटर लेयर, इन्होंने बोला कि जो एनिमल सेल होते हैं उनके आउटर साइड में क्या होता है, एक लेयर होता है और उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं। इन्होंने ये भी बताया ही कंक्लूडेड द प्रेजेंस ऑफ सेल और इस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट की प्लांट्स के अंदर ये क्या होता है, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होता है और प्लांट्स का वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, क्यों, क्योंकि एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता है। और ये जो स्लाइडिन और स्वान ने दिया था ये एक हाइपोथेसिस है, क्या है, स्वान प्रपोज्ड द हाइपोथेसिस दैट बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। और इन्होंने एक फाइनल पॉइंट दे दिया कि जो भी क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं, वो या तो सेल से मिलके बने होते हैं या फिर किससे मिलके बने होते हैं, या फिर उनके प्रोडक्ट से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो देखो लेकिन क्या था ना, ये एक पॉइंट्स नहीं बता पाए थे, क्या नहीं बता पाए थे, इन्होंने ये नहीं बता पाया कि पहला सेल कहां से आया, ठीक है। तो ये क्या था, ड्रॉबैक था। तो आगे जाके सेल थ्योरी को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास आए कौन, हमारे पास आए रोडोल्फ विर्चो जी। और रोडोल्फ विर्चो जी ने क्या बताया,
इन्होंने बताया 1855 के अंदर इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला, और इन्होंने बोला कि न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जो सेल्स हमारे पास पहले से हैं उन्हीं से ही न्यू सेल्स बनते हैं। मतलब पुराने सेल्स ही जब डिवाइड करते हैं तो नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इनका एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट मिलके हमारे पास कंप्लीट सेल थ्योरी का फॉर्मेशन हुआ। कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे एसेलुलर ऑर्गेनिज्म वायरस इस सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। जो प्रायॉन्स होते हैं, प्रायॉन्स वो भी सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। जो बायोइड्स होते हैं वो भी सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते। तो ये सब क्या है? ये सब एक्सेप्शन, ठीक है। ठीक, तो हमारे पास ये कंप्लीट पॉइंट्स थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टडी स्लाइडर एंड सो ऑन, ठीक है। इनकी सेल थ्योरी को याद रखना। पहले साइंटिस्ट जो हमारे थे वो कौन से ईयर में आए? 38 में। दूसरे कब आए? 1839। तो ईयर भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इन्होंने बता दिया all living form are made up of cells and their products, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये आया हमारे पास all cells are formed from pre-existing cells, जो सेल्स हमारे पास पहले से हैं वही नई सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और ये किसने बताया था? रोडोल्फ ब्रिचो ने। कब बताया था? 1855 के अंदर, ठीक। तो सेल थ्योरी समझ में आया? सेल थ्योरी समझ में आया? कमेंट सेक्शन में बताओ। तो ये कुछ क्वेश्चन है, तो इसमें आंसर भी लिखा है एक्चुअली। सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय स्लाइडर एंड सो ऑन, ठीक है। और आगे जाके इसको करेक्ट किसने किया था? रोडोल्फ ब्रिचो ने। यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है बोथ 1 एंड 2, ठीक है। यदि ऐसा कर लो तो ये वाला पॉइंट भी है रोडोल्फ ब्रिचो का। इसके बाद आते हैं हम लोग एन ओवरव्यू ऑफ सेल। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ऑनियन सेल जो होता है दैट इज ए टिपिकल प्लांट सेल, ठीक। एक टिपिकल प्लांट सेल हम लोगों ने लिया और हमने इसमें देखा कि जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके आउटर साइड्स में एक क्या होता है? कवरिंग होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग सेलुलोज बोलते हैं, जो कि डेड होता है। किसका बना होता है? ये बना होता है प्लांट्स में सेलुलोज का। किसका बना होता है? सेलुलोज का। और इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी होता है, और इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी होता है। तो ये तो हो गई एक प्लांट सेल की बात, ये तो हो गया एक प्लांट सेल का बात। जब हमने प्लांट सेल किया तो हमें पता चला कि उसके अंदर सेल वॉल भी होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है। लेकिन जब हमने एनिमल सेल लिया, ह्यूमन चीक सेल लिया, एनिमल सेल लिया, तो हमने देखा कि यहाँ पे तो सेल वॉल नहीं है। यहाँ पे सेल वॉल क्या है? एब्सेंट होता है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है एज अ आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इस पॉइंट्स को याद रखना। फिर हम लोगों ने देखा कि डेंस मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यदि यूकैरियोटिक सेल है तो क्या होगा? कवरिंग होगा। यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है डेवलप। क्या होता है? डेवलप। और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब डेवलप्ड टाइप ऑफ न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट है। डेवलप्ड टाइप ऑफ न्यूक्लियस का मतलब जिसके चारों साइड्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। प्रो का मतलब ही होता है, प्रो मतलब वो वाला प्रो नहीं, पबजी। प्रो का मतलब प्रिमिटिव, ये पुराने हैं। अगर पुराने हैं तो क्या ये अपने चारों साइड्स में बॉडी गार्ड रखेंगे? नहीं रखेंगे। इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये बॉडी गार्ड रख सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। Both prokaryotic and eukaryotic has a semi-fluid matrix। वो बोल रहे हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर एक फ्लूइड होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। That occupies the volume of the cell।
तो सेल का वॉल्यूम को कवर कर रहा है। अब देखो साइटोप्लाज्म में पहले भी बता चुका हूं कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, दैट इज मेन एरिया फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। सेल की जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है वो कहां हो रही है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर। दैट इज मेन एरिया of cellular activities, that is main area for cellular activities। केमिकल रिएक्शन भी जो होती हैं कहां पे होती हैं, इसी के अंदर। केमिकल रिएक्शन occupies need to keep the cell in living state। जब तक केमिकल रिएक्शन होती रहेगी एक सेल हमेशा लिविंग स्टेट में रहेगा। जिस दिन ये सेलुलर एक्टिविटीज बंद हो गई, ये जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, अगर बंद हुआ उस दिन से सेल डेड हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, सेल डेड हो जाएगा। थोड़ा सा वर्ड फंस गया है बट कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। तो देखिए प्रोटोप्लाज्म वर्सेस साइटोप्लाज्म हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। प्रोटोप्लाज्म वर्सेस साइटोप्लाज्म को हम लोग समझते हैं। प्रोटोप्लाज्म जो है टोटल लिविंग मैटर इन साइड ऑफ सेल। क्या होता है, जो भी जितना भी मैटर है लिविंग सेल के अंदर उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था, पुरकिंजे जी ने। कब दिया था, 1839 में। साइटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था, ये दिया था कॉलिंगर और एडवर्ड स्ट्रासबर्गर। ठीक है, दो लोगों ने दिया था। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट है, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, साइटोमेटाबोलिक रिएक्शन एक्टिविटी, अब ये सब सेल वगैरह हमने आपको बता दिया, दोबारा से हम इस चीज को नहीं बताएंगे। ठीक, हम लोग पहले इसको देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अब देखो कुछ चीजों को हम लोग समझते हैं। तो हमने क्या किया, हमने आपको देख रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, हम देख रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स। तो कुछ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कुछ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और कुछ विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं। तो हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन में आ जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, हमारे पास आ जाता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, हमारे पास आ जाते हैं लाइसोसोम, हमारे पास आ जाता है पेरोक्सीसोम, हमारे पास आ जाते हैं वैक्यूल्स, हमारे पास आ जाते हैं ग्लाइकोलाइसोम, हमारे पास आ जाते हैं स्टेटोसोम्स। दैट ऑल आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास होते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड में आते हैं राइबोसोम, सेंट्रियोल और न्यूक्लियस। कौन कौन आ जाता है, हमारे पास आ जाते हैं राइबोसोम, सेंट्रियोल और न्यूक्लियस। राइबोसोम, सेंट्रियोल और न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखिए। इस सेल के स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास लाइसोसोम भी है, जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स भी होते हैं। यहाँ पे हमारे पास है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास है सेंट्रोम्स, इसके भी कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि प्रोटीन्स जो कि क्या करता है, सॉरी यहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन करता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी apparatus यहाँ पे होता है। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के सेल और स्ट्रक्चर के अंदर बताए गए हैं जिनको हम लोग आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा जान लीजिए। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स ओनली। तो हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो ये क्वेश्चन भी आया है, दैट इज राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम जो कि दोनों के अंदर होता है और ये कुछ चीजों के अंदर और होता है। जैसे हमें देखने को मिलता है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया
ऑन एंड ईयर, न्यूक्लियस में भी ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक पॉइंट सब याद रख लेना, ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये न्यूक्लियस में भी कई बार, ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, आउटर साइड्स ऑफ न्यूक्लियस में। ठीक, सेंट्रोसोम्स सेंट्रियोल ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में एब्सेंट होता है, पहली सेंट्रियोल मटेरियल इज प्रेजेंट आउटसाइड सेंटर। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ स्ट्रक्चर एनसीईआरटी के अंदर बने हुए हैं, तो इनको एक बार समझ लेते हैं। मैच्योर आरबीसी जो होता है कैसा है, बाइकॉन्केव शेप और डिस्क होता है, लैक्स न्यूक्लियस, लैक माइटोकॉन्ड्रिया, कांट डिवाइड। ठीक है, इमैच्योर आरबीसी कैसा होता है, इमैच्योर आरबीसी सर्कुलर शेप का होता है। तो ये है हमारे पास रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, आरबीसी। अब हम लोग व्हाइट ब्लड सेल की डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, जो कि अमीबॉइड सेल के होते हैं, इर्रेगुलर है, फैगोसाइटोसिस करते हैं, मतलब आउटर सब्सटेंस जो हमारे लिए डेंजरस है उनको ये खाया। कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स लॉन्ग और नैरो होते हैं। ठीक है, याद रखना। अब इनका भी एक चीज और याद रखना है डब्ल्यूबीसी का, एबिलिटी टू स्क्वीज थ्रू कैपिलरी वॉल। ठीक है, जिसको हम लोग डायफ्रागमेटिस कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप को क्या करते हैं, सपोर्ट सकते हैं, स्क्वीज कर सकते हैं। सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, फैलोपियन ट्यूब्स और गॉलब्लैडर में देखने को मिलते हैं। मीजोफिल सेल जो होते हैं राउंड और ओवल से होते हैं, पैलिसेड सेल्स सिलेंड्रिकल शेप में देखने को मिलते हैं, पैलिसेड सेल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। कंटेन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करवाएंगे अगर इनके पास क्लोरोफिल। ट्रैकिड्स जो होते हैं एलोंगेटेड शेप में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, कंडक्शन ऑफ वाटर करवाते हैं प्लांट्स के अंदर। नर्व सेल्स कैसे हैं, ब्रांच्ड एंड लॉन्ग। ठीक है, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स को भेज रहे हैं, हमारे पास कोई स्टिमुलाई आता है, हम उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ नर्व सेल्स। लैक्स एंड ड्यूल्स नहीं होता है, कांट। ठीक है, डिवाइड। कुछ डेटा दिया गया है, इसको भी समझ लीजिए। स्मॉलेस्ट सेल हमारे पास माइकोप्लाज्मा होता है, 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ होता है। पीपीएलओ जो होता है, पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका जो शेप क्या होता है, लेंथ है डेट से 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल हमारे पास ऑस्ट्रिच होता है, साइज ऑफ बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर है, साइज ऑफ ह्यूमन आरबीसी 7 माइक्रोमीटर है। सम ऑफ लॉन्गेस्ट सेल जो होते हैं दैट इज नर्व सेल। ठीक है, माइकोप्लाज्मा में एक और पॉइंट याद रखना कि इसमें क्या नहीं, ये मतलब एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, एनारोबिकली रेस्पायर। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन के भी रेस्पायर कर सकते हैं। वायरस का साइज जान लो, 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर, स्मॉलर देन माइकोप्लाज्मा एंड बैक्टीरिया। ठीक है, वायरस बहुत छोटे होते हैं। वायरस कैन पास थ्रू बैक्टीरिया थ्रू पेपर या फिल्टर पेपर। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। ठीक, ये एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम्स दिए गए हैं जो मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, डिस्क से होता है आरबीसी। ठीक है, पॉलीगोनल स्क्वैमस एपिथेलियल। ठीक है, कॉलमनर सेल्स याद रखना, क्यूबॉइडल सेल्स जो होते हैं गॉल ब्लैडर और कहां होते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर, क्यूबॉइडल। ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में होते हैं, पीसीटी के अंदर। कॉलमनर का याद रखना। ठीक, थ्रेड लाइक जो स्केलेटल मसल सेल्स होते हैं, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। इरेगुलर डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड शेप्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजों को भी याद रखना। ठीक, तो ओवरव्यू ऑफ सेल यहां पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। एक बार एनसीईआरटी रीडिंग जरूर कर लेना, इसके कुछ क्वेश्चन भी हो जाएंगे, वो भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। वरना कुछ क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को कर ही दूंगा। तो मिलते हैं आपको ऐसे अमेजिंग लेक्चर्स के साथ में। थैंक यू सो मच।